नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और पत्रकार मोहम्मद जुबैर को यूपी पुलिस द्वारा दर्ज मामले में अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जुबैर को 5 दिनों के लिए सशर्त अंतरिम जमानत दी गई है। अंतरिम जमानत के साथ ये शर्त लगाई गई है कि जुबैर दिल्ली मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र को छोड़कर नहीं जाएंगे और कोई ट्वीट नहीं करेंगे। अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी जुबैर जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे और दिल्ली पुलिस की हिरासत में ही रहेंगे, क्योंकि यह राहत यूपी पुलिस द्वारा दर्ज मामले में दी गई है, न कि दिल्ली में दर्ज केस में। जुबैर के खिलाफ 3 हिंदू संतों यति नरसिंहानंद, सरस्वती, बजरंग मुनि और आनंद स्वरूप को नफरत फैलाने वाला कहने के बाद यूपी पुलिस ने केस दर्ज किया था। मोहम्मद जुबैर के मामले में सुनवाई के दौरान उनके वकील कोलिन गोंजाल्विस ने अपनी दलील रखते हुए अदालत से कहा कि ऐसे लोगों को देखिए जिन्होंने नफरत फैलाने वाले भाषण दिए हैं, उन्हें रिहा किया जा चुका है, जबकि उन्हें एक्सपोज जिसने किया वो शख्स जेल में है। ये देश क्या बन गया है? गोंजाल्विस का मतलब यति नरसिंहानंद, सरस्वती, बजरंग मुनि और स्वामी आनंद स्वरूप से था। जुबैर ने अपने ट्वीट में तीनों लोगों को नफरत फैलाने वाला करार दिया था। गोंजाल्विस ने कहा कि इन तीनों ही लोगों को पुलिस ने नफरती भाषण देने के चलते गिरफ्तार किया था और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया। सीनियर एडवोकेट गोंजाल्विस ने कहा कि जुबैर ने जब उनको नफरत फैलाने वाला कहा था तो उन्हें गलत ठहरा दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि पुलिस को उनके मुवक्किल के फ़ोन की जांच करने की आखिर क्या ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके मुवक्किल की जान खतरे में है और कई लोग पुलिस को जुबैर का उत्पीड़न करने की सलाह दे रहे हैं और इसीलिए वो अदालत में पहुंचे हैं। उन्होंने जुबैर को सीधे गोली मारे जाने के कुछ बयानों और इसके लिए इनाम दिए जाने का भी जिक्र अदालत में किया। सुप्रीम कोर्ट ने जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को अंतरिम राहत दे दी है। उनके खिलाफ राहुल गांधी के फर्जी वीडियो को प्रसारित करने पर कई एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसी मामले में उन्होंने हिरासत में लिए जाने या दंडात्मक कार्रवाई को रोकने के लिए याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें अधिकारियों को डीएनए शो के उस प्रसारण के संबंध में रोहित रंजन को हिरासत में लेने के लिए कठोर कदम उठाने से रोक दिया। बता दें, राहुल गांधी ने वायनाड में उनके दफ्तर में तोड़फोड़ करने वालों को बच्चा और उनको माफ़ करने को कहा था, लेकिन जी न्यूज ने राहुल के इस बयान को उदयपुर में हुए कन्हैयालाल की हत्याकांड मामले से जोड़कर चलाया और कहा यह हत्या करने वालों के लिए कहा गया है, जिसके बाद कांग्रेस ने कार्रवाई करने का फैसला किया। इस मामले में छत्तीसगढ़ की पुलिस जब एंकर रोहित रंजन को गिरफ्तार करने पहुंची थी, तब यूपी पुलिस से उसकी झड़प हुई थी। शिवसेना में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के गुटों के बीच चल रही तकरार तेज हो गई है। शुक्रवार को एक बार फिर उद्धव ठाकरे गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया था। एकनाथ शिंदे ने 30 जून को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उनके साथ बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी डिप्टी सीएम की शपथ ली थी। ठाकरे गुट की याचिका में विधानसभा स्पीकर के चुनाव और फ्लोर टेस्ट कराए जाने को भी चुनौती दी गई है। बता दें कि स्पीकर के चुनाव और फ्लोर टेस्ट में महाविकास अघाड़ी को हार और बीजेपी शिंदे गुट को जीत मिली थी। ठाकरे गुट की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि फ्लोर टेस्ट कराया जाना पूरी तरह गैर कानूनी था, क्योंकि इसमें वो 16 विधायक भी शामिल थे जो अयोग्यता के नोटिस का सामना कर रहे हैं। बता दें कि पिछली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवल ने शिवसेना से बगावत करने वाले 16 विधायकों को अयोग्यता का नोटिस दिया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 11 जुलाई को सुनवाई होनी है। अहमदाबाद की एक सत्र अदालत ने शुक्रवार को एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ और रिटायर्ड डीजीपी आरबी शिवकुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई 15 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अभियोजन पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और एसआईटी क्लोजर रिपोर्ट के विस्तृत रिकॉर्ड को देखने के लिए समय मांगा। इन दोनों ने 2002 के गुजरात दंगों के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दे दी थी। हालांकि सीतलवाड़ की ओर से पेश वकील सोमनाथ वत्स ने अभियोजन पक्ष के अधिक समय की मांग की अपील का विरोध किया। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने शुक्रवार को झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी विधायक पंकज मिश्रा से जुड़े 17 स्थानों पर छापेमारी की। सूत्रों ने कहा कि मिश्रा के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के एक नए मामले में छापेमारी की गई है, जो झारखंड के साहिबगंज, बरहेट और राजमहल इलाकों में की गई। ईडी के अधिकारी ने कहा कि ईडी का मामला मिश्रा के खिलाफ झारखंड पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर पर आधारित है और जाँच जारी है। सूत्रों ने कहा यह अलग मामला है और इसका कनेक्शन राज्य की खनन सचिव पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी द्वारा दर्ज केस से नहीं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को गोली मारी गई है। पश्चिमी जापान के नारा शहर में उन पर गोली चलने की घटना हुई। यह वारदात उस वक्त हुई जब आबे नारा शहर में एक रैली में भाषण दे रहे थे। गोली लगने के बाद आबे को दिल का दौरा भी पड़ा। जापानी मीडिया के मुताबिक मौके पर लगातार 2 गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई थी।
आबे को तुरंत अस्पताल में ले जाया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर है। घटना के बाद पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर हमले की दुनिया भर के नेताओं ने निंदा की है और इस पर दुख जताया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिंजो आबे को अपना प्रिय मित्र बताते हुए पीड़ा व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं प्रिय मित्र शिंजो आबे पर हमले से बहुत व्यथित हूं। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके परिवार और जापान के लोगों के साथ हैं। अमेरिकी राजदूत रहम इमानुएल ने कहा कि आबे जापान के एक उत्कृष्ट नेता और अमेरिका के अटूट सहयोगी रहे हैं। अमेरिकी सरकार और अमेरिकी लोग आबे, उनके परिवार और जापान के लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया पीएम एंथनी अल्बनीज़ ने ट्वीट किया, जापान से चौंकाने वाली खबर है कि पूर्व पीएम शिंजो आबे को गोली मार दी गई है। इस समय हमारी संवेदनाएं उनके परिवार और जापान के लोगों के साथ हैं। ताइवान के राष्ट्रपति ने भी हमले की निंदा की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे पर जानलेवा हमले पर दुख जताया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर हमले की खबर सुनकर स्तब्ध हूं। उन्होंने भारत और जापान के संबंधों को प्रगाढ़ करने में अहम भूमिका निभाई है। उनके ठीक होने की दुआ करते हैं। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।